कुल 679 विधानसभा सीटें और 8,053 उम्मीदवार। 5 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। हाल ही में इन 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं। अब नतीजे की ओर टकटकी लगाए सभी की निगाहें 3 दिसंबर का इंतजार कर रही हैं। 3 दिसंबर को जारी होने वाले नतीजों से पहले हम इन 5 राज्यों में से 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की प्रमुख सीटों और उन पर सभी पार्टियों के प्रमुख उम्मीदवारों के बारे में इस वीडियो के जरिए बात करेंगे। इसके साथ ही इन सीटों पर जातीय समीकरण से लेकर अन्य सभी तरह के राजनीतिक दांवपेच पर भी बात होगी। हम शुरुआत मध्य प्रदेश से करते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 17 नवंबर को वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या का 37% हिस्सा SC/ST पर आधारित है। 37% में से 21% अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और बाकी 16% अनुसूचित जाति के लोग हैं। इसका मतलब कि अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या ज़्यादा है। स्वर्ण 15% है, OBC की 41% आबादी है, जबकि मुस्लिम लगभग 7% के आसपास है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव में 76.22% वोट पड़े हैं, जबकि 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की 230 सीटों पर 75.63% वोटिंग हुई थी। और चुनाव नतीजों में बीजेपी ने 109 सीटों पर जीत दर्ज की थी और कांग्रेस ने 114 सीटों पर, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर कांग्रेस की तुलना में थोड़ा ज़्यादा था। बीजेपी को 41% वोट शेयर प्राप्त हुए थे, जबकि कांग्रेस को 40.9%। बसपा ने 2 सीटें जीती थीं और 5% वोट शेयर हासिल किया। सपा को 1 सीट पर जीत मिली और वोट शेयर 1.3% रहा। अन्य के खाते में 4 सीटें गईं और 11.8% वोट शेयर उन्हें हासिल हुआ। अब एक और जरूरी बात का आंकड़ा समझ लेते हैं। आंकड़ा जो राज्य के चुनाव में महिला उम्मीदवारों के हिस्सेदारी को लेकर दर्शाता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो राज्य की 230 विधानसभा सीटों पर सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीयों को मिलाकर इस बार सिर्फ 252 महिलाएं चुनाव मैदान में हैं, जो कुल उम्मीदवारों का लगभग 11% है। आपको यह भी बता दें कि राज्य में 29 विधानसभाएं ऐसी हैं जिन पर पुरुषों की तुलना में महिला वोटर ज़्यादा हैं। अब अगर हम मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख सीटों पर बात करें तो छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से विधायक रहे और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 74 वर्षीय कमलनाथ को बीजेपी उम्मीदवार 44 वर्षीय विवेक बंटी साहू से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है। दोनों उम्मीदवार अपनी धार्मिक आस्था पर जोर दे रहे हैं, जिसमें कमलनाथ खुद को हनुमान भक्त और साहू को शिव भक्त के रूप में चित्रित किया जा रहा है। कमलनाथ के सामने बंटी साहू युवा हैं। नतीजों में बढ़त बनाने के लिए बंटी साहू युवाओं को लुभाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण सीटों की सूची में सीहोर जिले की बुढ़नी विधानसभा सीट का नाम आता है। इस सीट से राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। यह उनकी परंपरागत सीट है। कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान के सामने विक्रम मस्ताल को मैदान में उतारा है। 2018 में शिवराज ने यहां से 58,999 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। विक्रम मस्ताल टीवी एक्टर हैं और रामायण सीरियल में हनुमान का किरदार निभा चुके हैं। बुढ़नी सीट के जातिगत समीकरण पर नज़र डालें तो इस सीट पर अन्य पिछड़ा वर्ग वोटर का दबदबा है। यहाँ पर मीणा समाज के वोटर सबसे ज़्यादा हैं। इनकी संख्या करीब 28,000 है। किरार समाज की भी संख्या काफ़ी अच्छी है। खुद सीएम शिवराज सिंह किरार समाज से आते हैं। राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज के वोटर्स भी चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। इसी तरह दतिया विधानसभा सीट गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की सीट के रूप में मानी जाती है। नरोत्तम मिश्रा वही नरोत्तम मिश्रा जो एक रंग और भेद को लेकर के हमेशा चर्चा में रहते हैं। खैर, नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने राजेंद्र भारती को मैदान में उतारा है। 2018 में नरोत्तम मिश्रा ने कड़े मुकाबले में 2656 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। कुछ 100 ही ये अंतर है। दतिया विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य का एक हिंदू बहुल्य क्षेत्र है। इसमें 2,13,000 मतदाता हैं। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 27,000 ब्राह्मण और 27,000 कुशवाहा मतदाता हैं। इसके बाद यादव और क्षत्रिय समुदाय के मतदाता करीब 14-15 हज़ार हैं। इसके अलावा एक और सीट जो महत्वपूर्ण हो जाती है वो है इंदौर
1 यानी कि विधानसभा सीट बीजेपी ने इस विधानसभा सीट से फायर ब्रांड नेता कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने उनके सामने संजय शुक्ला को खड़ा किया है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में अलग अलग सीटों से लगातार 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। इंदौर एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस क्षेत्र को उद्योग के नाम से अधिक जाना जाता है। यहाँ की आबादी करीब 5 लाख है और कुल 3,45,998 मतदाता है। मध्य प्रदेश के बाद अब बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में 199 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान हुआ। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एक विधानसभा सीट पर मतदान नहीं हो पाया। अब अगर राजस्थान का जातीय गणित को समझने की कोशिश करें तो कुल आबादी अगर देखी जाए तो 18% लोग अनुसूचित जाति के हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के लोग 14% हैं। इस 14% में से मीणा समुदाय 60% है, ओबीसी की 40% आबादी है, जिसमें गुज्जर 5% और जाट 10% हैं। वहीं बात अगर माली समुदाय की जाए तो वे 4% है। स्वर्ण 19 और मुस्लिम समुदाय की जो परसेंटेज है वो 9% आबादी है। राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर को हुए चुनाव में 75.45% मतदान हुआ। राज्य में 2018 विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पर मतदान प्रतिशत 74.6% था। इन 200 सीटों में से कांग्रेस ने 99 सीटें हासिल की, वहीं भाजपा 73 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। कांग्रेस को बहुमत से 2 सीटें कम हासिल हुई थी, यानी कि 101 सीटों पर ही बहुमत था। एक महीने बाद एक बची हुई सीट पर चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने रामगढ़ सीट जीत ली। हालांकि कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की मदद से सरकार बना ली थी। राजस्थान में भाजपा व कांग्रेस ने प्रदेश की 200 सीटों पर महज 48 महिलाओं को टिकट दिए। भाजपा ने महज 20 यानी 10% सीटों पर महिलाओं को उतारा है, वहीं कांग्रेस ने 28 यानी 14% सीटों पर महिलाओं को मौका दिया है। 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव के कुल निर्वाचित सदस्यों में से 12% महिलाएं प्रतिनिधित्व उनको मिला था। इस बार 200 सीटों में से 24% प्रतिनिधित्व महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। 2018 में कुल 189 महिलाओं ने 2105 पुरुष उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इनमें से 138 महिला उम्मीदवार जमानत जब्त होने के साथ चुनाव हार गई थी। अब रुख कर लेते हैं प्रदेश की कुछ प्रमुख सीटों के चुनावी गणित को समझने की। तो राजस्थान की जो चर्चित सीट सबसे पहले जहन में आती है वो है सरदारपुरा विधानसभा सीट। यह विधानसभा सीट राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे अशोक गहलोत की सीट है। वर्ष 2018 में सरदारपुर सीट पर चुनाव में कुल 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जिनमें से 15 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। कांग्रेस के अशोक गहलोत ने बीजेपी प्रत्याशी शंभू सिंह खेतासर को 45,597 मतों से हराया। सरदारपुरा विधानसभा में मालियों के वोट सबसे ज़्यादा है। पिछले चुनाव को देखें तो यहाँ पर माली उम्मीदवारों की जीत हुई है। इससे पहले बीजेपी भी मालियों पर दाव खेलती रही है, लेकिन समाज हमेशा मजबूत जनजाति प्रत्याशी होने के चलते गहलोत को वोट करता रहा। इस बार राजपूत समाज से आने वाले महेंद्र सिंह राठौर को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। महेंद्र सिंह राठौर को टिकट दिए जाने के पीछे भाजपा का यही तर्क है कि परिसीमन के बाद सरदारपुरा अब राजपूत बहुल्य हो गया है। राज्य की झालरापाटन विधानसभा सीट की बात करें तो वसुंधरा राजे ने इस विधानसभा सीट से पहली बार वर्ष 2003 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था। 27,375 वोटों से जीत हासिल करके राजे पहली बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने दिग्गज नेता मानवेंद्र सिंह को राज्य के सामने मैदान में उतारा, लेकिन सिंह को 34,980 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। वसुंधरा राजे के सामने कांग्रेस ने झालरापाटन सीट से रामलाल चौहान को टिकट दिया है। इस बार कांग्रेस ने स्थानीय चेहरे पर दांव खेला है। रामलाल चौहान सोधिया राजपूत हैं। पूरी विधानसभा में सोधिया राजपूतों के करीब 20,000 वोट हैं। कांग्रेस का रामलाल चौहान को यहां से टिकट देने का एक और मकसद हो सकता है झालरापाटन से लगी हुई डग विधानसभा क्षेत्रीय।
डग विधानसभा क्षेत्र सोंधिया राजपूत जाति का बहुल है। इस सीट पर अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट है, इसलिए कांग्रेस रामलला चौहान को झालरापाटन से लड़ाकर डग सीट पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। इसी तरह से राजस्थान की एक और सीट जिस पर खूब बातें हो रही हैं और वो है टोंक विधानसभा सीट। इस सीट से 2018 का विधानसभा चुनाव लड़कर सचिन पायलट ने भाजपा के यूनुस खान को रिकॉर्ड 54,179 मतों से हराया था। इस बार भाजपा ने टोंक विधानसभा से स्थानीय उम्मीदवार अजीत सिंह मेहता को टिकट दिया है। अजीत सिंह मेहता बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। टोंक विधानसभा से सचिन पायलट के लिए रोड़ा बन रहे बसपा के प्रत्याशी अशोक बैरवा ने पायलट को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। अशोक बैरवा का कहना था कि मैं अपना नामांकन वापस लेना चाहता था, लेकिन समय अभाव के कारण अपना नामांकन नहीं ले पाया। अब मैं पूरे समर्थन के साथ पायलट साहब के साथ हूँ। मैं उनके साथ जनसंपर्क में भी रहूँगा। इस सीट के जातिगत आंकड़ों पर अगर बात करें तो यहाँ मुस्लिम समुदाय की संख्या करीब 61,000 से 63,000 के बीच है, जबकि अनुसूचित जाति बैरवा, रेगर, खटिक, कोली, हरिजन व अन्य जातियों के लगभग 45,000 से 46,000 वोटर्स यहाँ हैं। इसी तरह गुर्जर मतदाताओं की संख्या लगभग 34,000 से 36,000 के बीच में मानी जाती है। भाजपा गुर्जरों और हिंदू मतों को एकजुट करने का प्रयास करती दिख रही है। भाजपा ने दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी को टोंक में चुनाव की जिम्मेदारी दी थी। बिधूड़ी ने चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बयान भी दिया था। वहीं तारानगर विधानसभा सीट से भाजपा ने राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को टिकट दिया है। वह इस सीट से 2008 में विधायक रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने तारानगर के वर्तमान विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया को टिकट दिया है। यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव में चुनौती बना देता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर चंद्रशेखर बैद को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 41,000 वोट मिले थे। इस सीट पर जाट और अन्य जातियों की बड़ी संख्या है। यहाँ पर किसानों को रिझाने के लिए भाजपा और कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। किसानों की समस्या ही यहाँ का मुख्य मुद्दा है। किसान आंदोलन में भी प्रभावित रही जनता। तारानगर से करीब 75,000 जाट मतदाता है। 73,000 की संख्या के आसपास अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की भी संख्या है। साथ ही 48,000 के करीब ओबीसी मतदाता हैं। SC ST मतदाताओं को साधने के लिए ही कुछ दिनों पहले SC मोर्चा सम्मेलन करके राजेंद्र राठौर भीड़ जुटाने की कोशिश करते दिखाई दिए थे। विधानसभा सीटों की संख्या में बड़े राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद हम अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, जहां की 90 सीटों के लिए 2 चरणों में वोट डाले गए। 7 नवंबर को हुए पहले चरण की 20 सीटों पर चुनाव का वोटिंग परसेंटेज 76.47% रहा। वहीं 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण की विधानसभा सीटों पर कुल वोटिंग परसेंटेज 76.42% था, जबकि नतीजों में 17 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी और 2 सीटें बीजेपी के खाते में। वहीं एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मारी थी। वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को वोट डाले गए। इन 70 सीटों पर 75.8% मतदान हुआ। 2018 में छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के चुनाव में 70 विधानसभा सीटों पर 76.88% मतदाताओं ने मतदान किया था। यानी इस बार यहाँ मतदान प्रतिशत में 1.8% की कमी आई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के सियासी और जातीय गणित पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ की सियासत में आदिवासी वोटर जिस पार्टी के साथ जाता है, राज्य में उसकी सरकार बनती है। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी करीब 3 करोड़ है, जिसमें से 34% आदिवासी वोटर हैं। विधानसभा की 29 सीटें आरक्षित की गई हैं और कई ऐसी भी सीटें हैं जहां आदिवासी वोटर्स हार जीत में अहम फैक्टर निभाते हैं। महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में 2018 विधानसभा चुनाव में 90 में से 16 महिला विधायक बनी और इसमें से 13 विधायक कांग्रेस पार्टी की रहीं। एक भाजपा की, एक बसपा की और एक जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की 90 सीटों में से कांग्रेस ने कुल 18 तो बीजेपी ने 15 महिला उम्मीदवारों को मैदान में इस बार उतारा है। सिर्फ 3 सीटें ऐसी हैं जहां महिला प्रत्याशी आमने सामने हैं। छत्तीसगढ़ की सारंगढ़ एकमात्र विधानसभा सीट है जहां की जनता ने 2003 से लेकर 2018 तक महिला प्रत्याशी को ही चुनाव जितवाया है। हालांकि पार्टी और चेहरे लगातार बदलते रहे,
छत्तीसगढ़ के सियासत की उन महत्वपूर्ण सीटों पर अगर एक नज़र डालते हैं तो जिन विधानसभा सीटों की चर्चा पूरे राज्य में हो रही है, पहली सीट है भाजपा के सबसे बड़े चेहरे और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की सीट। रमन सिंह राजनांदगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2008 में वे इस सीट से चुनाव लड़ते हैं और जीतते आए हैं। राजनांदगांव विधानसभा सीट में पिछड़ा वर्ग की आबादी अधिक है। यहाँ साहू, लोधी और यादव वोटर्स की बड़ी संख्या है। सामान्य वर्ग का भी इस सीट से अच्छा प्रभाव है। कहा जाता है कि इस सीट पर हार जीत सामान्य और ओबीसी वर्ग तय करता है। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र का ज़्यादातर इलाका शहरी है। इन्हीं शहरी वोटर्स को साधने की कोशिश चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार करते हैं। राजनांदगांव विधानसभा सीट में ओबीसी फैक्टर हमेशा से हावी रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सीट है पाटन विधानसभा सीट। छत्तीसगढ़ की पाटन विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने सीएम भूपेश बघेल को अपना उम्मीदवार बनाया है और भाजपा ने दुर्ग सांसद विजय बघेल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। दोनों उम्मीदवार रिश्ते में चाचा भतीजे लगते हैं और दोनों का पाटन विधानसभा क्षेत्र में अच्छा वर्चस्व है। भूपेश बघेल 2018 में विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद वह पाटन से 5वीं बार विधायक चुने गए हैं। साल 1993, 98, 2003, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल पाटन से चुनाव जीतकर विधायक बनते रहे हैं। साल 2008 में हुए चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में विजय बघेल को मैदान में उतारा गया था, जिसमें विजय बघेल ने कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेश बघेल को हराते हुए विधानसभा पहुंचे थे। पाटन विधानसभा क्षेत्र अगर हम जातिगत समीकरण को देखें तो ओबीसी वोटरों का दबदबा है। यहाँ साहू और कुर्मी वोटर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसके साथ ही सनातनी समाज और जनरल वोटरों की भी संख्या सामान्य है। पाटन को लेकर जानकार बताते हैं कि ओबीसी वोटर इस क्षेत्र के चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इतना ही नहीं, साहू और कुर्मी वोटर जिस प्रत्याशी को सपोर्ट करता है, जीत का सेहरा उसी के सर बन जाता है। इसी के साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है सरगुजा संभाग की अंबिकापुर विधानसभा सीट। यह सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। राज्य गठन के बाद यहाँ 4 बार चुनाव हुए, जिसमें एक बार भाजपा तो 3 बार कांग्रेस को जीत मिली। 2018 के विधानसभा चुनाव में टीएस सिंहदेव ने बीजेपी के उम्मीदवार अनुराग सिंहदेव को भारी मतों से हराया था। टीएस सिंहदेव को 1,04,039 वोट मिले थे, जबकि अनुराग सिंह को 60,815 वोट मिले थे। इस बार अंबिकापुर सीट से कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव पर ही भरोसा जताया है, जबकि भाजपा ने राजेश अग्रवाल को यहां से टिकट दिया है। अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 50% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। उरांव, कंवर और गोंड समाज का क्षेत्र में दबदबा है। साल 2018 में यहाँ कुल 2,25,830 मतदाता थे, जिनमें 1,13,061 पुरुष और 1,12,744 महिला मतदाताओं की संख्या थी। यहाँ जीत और हार का फैसला ग्रामीण और आदिवासी मतदाता ही तय करते हैं। एक और सीट जिसका अंत में जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस सीट पर चुनाव लड़ने वाले एक उम्मीदवार के बारे में राज्य के नेतृत्व को लेकर बड़ी खुशफुसाहट है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और बस्तर के सांसद दीपक बैज भी बस्तर की चित्रकूट विधानसभा सीट से मैदान में उतरे हैं। वो 2013 और 2018 में इस सीट से विधायक चुनकर गए थे, फिर बाद में लोकसभा चुनाव लड़कर संसद बने। चित्रकूट सीट कांग्रेस का मजबूत गढ़ मानी जाती है। यह आदिवासी बहुल्य सीट है। इस आदिवासी बहुल क्षेत्र के लोग मुख्य रूप से खेती और वन में होने वाला उत्पाद पर निर्भर हैं। चित्रकूट में 2008 में टाटा ने स्टील प्लांट की नींव रखी थी और सैकड़ों किसानों से जमीन का अधिग्रहण किया था। बाद में स्टील प्लांट नहीं लगा। जमीन अधिग्रहण की वजह से किसान खेती नहीं कर पाए। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने वादा किया था कि सभी प्रभावित किसानों की जमीन टाटा से वापस कराएंगे। सरकार बनने के बाद किसानों को उनकी जमीन वापस कराएगी। तो फिलहाल ये 3 राज्यों का राजनीतिक समीकरण जो था वो हमने आपको बताया। अभी 3 तारीख को यह साफ हो जाएगा कि कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी, कौन सी पार्टी चुनाव हार जाएगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री की रेस से बाहर निकल जाएगा। ये सारी चीज़ें 3 तारीख को स्पष्ट होंगी। उसके बाद फिर राजनीतिक पार्टियों के अपने कई तरह के अंतःकलह या मतभेद रहते हैं, कौन चेहरा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप जिस देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।